नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशनल एंड टेक्निकल तने हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 7वीं एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर नंबर 5 जल लेने वाले हैं। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैरा कर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहीम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जल के बारे में सोचने पर आपके मन में क्या आता है। जल जो बादलों से बरसता है, वर्षा में बादलों से बरसने वाला जल होता है। हमारे घर में नल से आने वाला जल होता है। और जब वर्षा होती है तब गड्ढे में जो है पानी समा जाता है। बहुत सारा गड्ढे में पानी होता है। तो उस गड्ढे में हम क्या करते हैं? गड्ढे में हम कागज की नाव ठहराते हैं। तो थोड़ी देर बाद, मतलब जब आप देखेंगे, जब सूर्य तापने लगता है तब उस गड्ढे का पानी गायब हो जाता है। तो उस पानी के साथ होता क्या है? उस पानी का बाष्पीभवन होता है। मतलब वो सूर्य के ताप के कारण वो जो जल है वो वाष्पित हो जाता है। देखिए आगे। अब जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। अब जल चक्र अगर हमें परीक्षा में पूछा जाए जल चक्र क्या है, तो हमें उत्तर देना होगा जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। तो अब हमने देखा जल चक्र के बारे में। देखिए अब आगे। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। देखिए अब हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। अब थलशाला क्या है? तो देखिए आप इधर देख सकते हैं, हीरी जो मतलब बॉर्डर है, हीरा जो डिब्बा है उसमें दिखाया गया है थलशाला के बारे में। एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दे। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाए। पहले सबसे बड़े पौधे लगाए, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधे को व्यवस्थित करे। इसमें जल की फुहार छिड़के, जार को बंद कर दे। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। अब देखिए यहाँ पर जो है थलशाला हमारी पृथ्वी जो है एक थलशाला के समान है। तो थलशाला कैसे बनाए? थलशाला बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक बड़ी जार को लेना है। उसमें 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग जो है वो मिट्टी से भरकर उसे अच्छी तरह से हमें क्या कर देना है? दबा देना है। दबा देने के बाद उसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाए। अब आपको ह्यूमस पता होगा। ह्यूमस मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर। ह्यूमस मतलब मरे हुए कीड़े और कुछ भी जो पत्तियां, उसे ह्यूमस कहते हैं। अब हमें क्या करना है? ह्यूमस की एक पतली परत उस पर लगा देना है। पहले सबसे बड़े पौधे उस पर लगाए, तत्परंत उसके चारों ओर से छोटे पौधे को व्यवस्थित करें। तो हमें क्या करना है? उसके सबसे पहले बड़े पौधे लगाना है, फिर उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधे लगाने हैं, को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़के जार को बंद कर दे। अब उसमें हमें क्या करना है? उस पेड़ों को लगाने के बाद उसमें जल की फुहार छिड़ेंगे और उसमें क्या करना है? हमें जल छिड़क देना है। छिड़कने के बाद जार का जो ढक्कन है उसे बंद कर देना है। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है।
तो यह बूंदों के रूप में क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो ये है अपनी थलछाला। अब देखिए आगे, अलवन जल के मुख्य स्रोत है नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। अब देखिए अलवन जल के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं। अब अलवन जल जो है उसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, उसके मुख्य स्रोत होते हैं नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। अगर हमें परीक्षा में पूछा जाए कि अलवन जल के मुख्य स्रोत क्या है, तो हमें बताना होगा अलवन जल के मुख्य स्रोत है ताल, सोते एवं हिमनद। महासागर एवं समुद्र का जल जो है वो लवणीय होता है। वो क्या होता है, लवणीय होता है। और महासागर और समुद्री के जल में अधिकतर क्या होता है, आपको पता होगा, उसमें अधिकतर नमक होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, और वो खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। तो समुद्र में कौन सा नमक होता है, खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मानचित्र है जिसका नाम है विश्व प्रमुख समुद्र झीलें एवं नदियाँ। देखिए आप इस इस मानचित्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्रमुख समुद्र, झीलें एवं नदियाँ दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है, और उत्तर अमेरिका में साल्ट लेक सिटी है, और गेट बियर झील है, ग्रेट स्टेल झील है। और यहाँ पर देखिए अफ्रीका में लाल सागर है, नील नदी है, नाइजर नदी है, गंगा नदी है, और ऑरेंज नदी भी है, दानुबी नदी, कैप्सिन सागर, काला सागर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। एशिया में होंगी भी एक नदी है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए डार्लिंग नदी है, कोरल सागर है, दक्षिण चीन सागर है, प्रशांत महासागर आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर इस मानचित्र में हमें झील और जो महासागर है यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो देखिए आगे जल का वितरण। अब जल का वितरण यह पॉइंट हम लेंगे। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल से अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। महासागर में 97.3 है जल की मात्रा। बर्फ छत्र मतलब बर्फ के रूप में कितनी जल है? 0.02.0। भूमिगत जल कितना है? 0.68। झीलों का अलवन जल है 0.009। स्थलीय समुद्र एवं कुछ नहीं है। नमकीन झीलें है 0.009। वायुमंडल है 0.0019 और नदियों का है 0.0001। तो टोटल हुआ 100%। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है जल का वितरण। अब पृथ्वी का 3/4 भाग मतलब 3/4 भाग जो है वो पूरा पानी से है, मतलब जल का है। तभी हमें जल की कमतरता क्यों पड़ती है? क्योंकि उसमें से कुछ जो है भूमि में जल होता है, मतलब अंदर पृथ्वी के सतह में जो है भूमि में जो है जल होता है 0.068 जो है वो भूमि में बर्फ होता है, जल होता है। और कुछ जल का बर्फ बन चुका होता है, कुछ महासागरों में होता है, कुछ समुद्रों में होता है। इसलिए हमें क्या पड़ता है, इतनी 3/4 पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ होते मतलब है, फिर भी हमें जल की कमतरता पड़ती है। अब देखिए क्या आप जानते हैं लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। तो देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे।
आगे है, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। अब देखिए, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, आपने सुना ही होगा। जीवन के लिए जल जो है वो बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर हमें प्यास लगे तो वह जल ही हमारी प्यास बुझाता है, और अगर हमें जल नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, क्योंकि जल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। हमारे दैनंदिन जीवन में जल का उपयोग बहुत है। जल से हम खाना बनाते हैं, स्नान करते हैं, और बर्तन धोने के लिए जल लगता है, पीने के लिए जल लगता है। खासकर पीने के लिए जल बहुत लगता है, मतलब पीने के लिए जल हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी हम जल को क्या करता है, उसकी मतलब पानी के बर्बाद कर देते हैं। बहुमूल्य संसाधन होते हैं, जैसे नल होते हैं, नल हम कभी कभी चालू रख देते हैं तो हम जल मतलब पानी को जो है बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पॉइंट आता है महासागरीय परिसंचरण। अब समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नाम, बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब देखिए, यहाँ पर महासागरीय का परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर अगर आप चले होंगे, अगर आप किसी समुद्र किनारे पर गए होंगे, तो समुद्री किनारे पर अगर आप नंगे पैर चले होंगे तो आपको कुछ जादुई सा अनुभूत हुआ होगा। तो ऐसा क्यों? पुलिन, नम, बालू, ठंड पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ हमें क्या करता है, सम्मोहित कर देता है। हमें बड़ा ही उसमें आनंद मिलता है। ताल एवं झील शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान होता है। महासागर का जल आपने देखा होता, एकदम गतिमान होता है, मतलब उसकी लहरें बहुत ही जोर से चल रही होती है, उसकी गति बहुत ही तेज होती है, यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियां को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो देखिए, अब पॉइंट आता है तरंगे। अब हम तरंगे की पॉइंट देखेंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। अब तरंगे क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, अगर कि पानी में अगर हम कोई बॉल मानो, कोई भी वस्तु मानो ऐसे फेंक देते हैं तो उसमें क्या आती है, तरंगे आ जाती है। तो वो तरंगे क्या होती है, तो जब महासागरीय के सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हें तरंगे कहते हैं। अगर हमें परीक्षा में पूछा जाए कि तरंगे क्या है तो हम यह उत्तर बता सकते हैं। तो देखिए, तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर माप गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे में अत्यधिक की गति से चलती है। 2004
2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब देखिए तूफान एकदम तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा तूफान आ जाता है, मतलब तूफान तेज वायु के कारण होता है। तूफान में तेज वायु होती है, मतलब भवंडर भी हम उसे कह सकते हैं। तूफान आ चुका है, बहुत तेज वायु चलने लगती है, तो उससे क्या होता है, तरंगे बहुत सारी उत्पन्न होती है, जिसके कारण बहुत सारा जो है विनाश हो जाता है। तो उसे हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी, देखिए सुनामी का अर्थ क्या है। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए आगे ज्वार भाटा। तो हमारा पॉइंट है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अब ज्वार भाटा क्या है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ज्वार भाटा अगर हमें पूछा जाए ज्वार भाटा क्या है, तो हम बताएंगे दिन में 2 बार नियमित महासागरीय का जल उठना एवं गिरना उसे ज्वार भाटा कहता है। अगर हमें पूछा ज्वार क्या होता है, तो हम बताएंगे जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट से हिस्से को डुबा देता है उसे हम ज्वार कहते हैं। और भाटा अगर हमें पूछा जाए तो हम बताएंगे जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो देखिए आगे, सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकृषित हो जाता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों के सीध में होते हैं और इसी समय ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बहुत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए अब इसमें जो है ज्वार भाटा का मतलब ज्वार भाटा की प्रक्रिया बताई गई है। लघु ज्वार भाटा कब होता है? लघु ज्वार भाटा पृथ्वी जब चंद्रमा के निकट होती है और मतलब पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों के सीध में होते हैं और उसी समय ऊंचे ज्वार उठते हैं तो उसे हम बहुत ज्वार भाटा कहते हैं। मतलब जब देखिए पृथ्वी के पास चंद्रमा होता है तब लघु ज्वार भाटा होता है। आप इन चित्रों से समझ सकते हैं। और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों अगर एक ही सीमा में है तो हम उसे उस समय बहुत ज्वार भाटा उसे कह सकते हैं। बहुत और लघु आप देख सकते हैं, इस चित्रों के द्वारा आप उसे समझ सकते हैं। तो आगे का पॉइंट है महासागरीय धाराएं।
महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए महासागरीय धाराएं की आपका मानचित्र दिखा गया है। यहाँ पर जो भी महासागरीय धाराएं है यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक उपमहाद्वीप में कैंड्रिज धारा है। मतलब देखिए यहाँ पर वायलेट कलर की जो लाइंस दिखाई गई है वो धाराएं है, और जो रेड कलर की जो लाइंस है वह कोष्ण धारा दिखाई गई है। ये धाराएं आप देख सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस मानचित्र के बारे में। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू की जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन हमारे YouTube चैनल के ऐसे ही वीडियो के। तो धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।